दोस्तों, मैं जयदीप चौरसिया आपका एसएससी एग्ज़ाम हॉट स्पॉट चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं यहां आप लोगों को जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन लेकर आया हूं। तो आज हम पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है तथा यह शब्द कैसे आपका प्रयोग में आया तथा इसे कब मान्यता मिली तथा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं उनके बारे में भी हम आज की क्लास में डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन शब्द आपका आया कहाँ से है? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन शब्द का सबसे पहली बार जो प्रयोग किया था, देखो फर्स्ट प्रयोग, तो सबसे पहली बार जो प्रयोग किया था यह किया था स्कॉटलैंड के एक विधिवेत्ता हैं, विधिवेत्ता, उनका नाम क्या है? जेम्स लैरिमर। तो स्कॉटलैंड के विधिवेत्ता जेम्स लैरिमर ने सबसे पहले 1867 में अपने एक भाषण के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संगठन शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था। ठीक है, फिर उसके बाद 1920 के आसपास जब लीग ऑफ नेशंस का गठन हुआ तब तक यह शब्द अपने पूर्ण परिचित रूप में आ चुका था। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन शब्द आपका सबसे पहले किसने दिया? जेम्स लैरिमर ने दिया। ये स्कॉटलैंड के विधिवेत्ता थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिनका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? हेडक्वार्टर आपका अमेरिका में है। आज हम उन सभी सबसे पहले वाले जो हमारा पार्ट होगा इसमें हम समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अमेरिका में है। इन सब के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले आपको एक है आपका होता है WB यानी वर्ल्ड बैंक, एक होता है आपका IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तीसरा होता है आपका UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और चौथा होता है आपका क्या? यूनेस्को। कुछ नहीं आपको याद करना, आपको याद करना है 45, 45, 45 और 46, यानी 1945, 1945, 1945 और 1946। यानी 1945 में किसकी स्थापना होती है? वर्ल्ड बैंक की। 1945 में ही किसकी स्थापना होती है? IMF की। तथा 1945 में ही किसकी स्थापना होती है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तथा 1946 में किसकी स्थापना होती है? यूनेस्को की। और इन सभी के हेडक्वार्टर आपके कहाँ पे हैं? इन सभी के हेडक्वार्टर आपके कहाँ हैं? अमेरिका में। तो 45, 45, 45 और 46 आपको सीधा याद हो जाएगा। 45 वर्ल्ड बैंक, 45 IMF, 45 यूनाइटेड नेशन और 46 यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक और IMF, देखो ये दोनों आपकी कैसी हैं? ये दोनों आपकी वित्तीय संस्थाएं हैं। कौन सी हैं ये? वित्तीय संस्थाएं हैं। इसलिए इनका हेडक्वार्टर आप याद कर लें कहाँ पे होगा? वाशिंगटन DC में होगा, वाशिंगटन में। वित्तीय संस्थाएं तो हेडक्वार्टर कहाँ आ जाएगा आपका? वाशिंगटन DC में। तथा UNO तथा यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो देखते हैं हम आज की क्लास का हमारा मोटिवेशनल कोट। मोटिवेशनल कोट आपका इस प्रकार से है कि सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं, सपने उनके पूरे होते हैं जो जिद पड़े रहते हैं। इसलिए आपको जिद करना सीखना है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक आपको क्या करना है? लगे रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपका अमेरिका में है। और अमेरिका में कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हमें समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी रूपरेखा को समझाना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ बना कैसे और बना क्यों। ये बात है आपकी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की। द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 से शुरू हुआ तथा 1945-46 के आसपास तक चलता रहा।
ठीक है, 44, 45, 46 के आसपास तक द्वितीय विश्व युद्ध पार्ट में आपका चलता रहा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संपूर्ण विश्व आपका 2 भागों में डिवाइड हो गया था। एक तरफ थे आपके मित्र राष्ट्रों में, जिनमें प्रमुख था आपका अमेरिका, ब्रिटेन और रूस, तथा दूसरी तरफ था ध्रुवीय राष्ट्रों का ये संगठन, जिनमें प्रमुख रूप से थे आपके जापान और जर्मनी। तो यह बात होती है 1942 के आसपास की। 1942 ये बात है आपकी कहाँ की, कब की, 1942 की। तथा जगह है आपकी कौन सी, जगह है आपकी सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को ये क्या है, ये अमेरिका का ही शहर है। तो बात मैं कर रहा हूँ 1942 की, जब द्वितीय विश्व युद्ध आपका चल रहा था। जगह थी आपकी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य जो आपके मित्र राष्ट्र थे, जिसमें प्रमुख रूप से आपके ब्रिटेन, अमेरिका और रूस थे, इसके अलावा 26 और राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्रों की टोटल संख्या 26 थी। इन सब का ये सम्मेलन हुआ कहाँ पे, 1942 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य शांति और सुरक्षा बनाए रखना था। जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसमें आपसी सहयोग तथा विश्व में शांति और सुरक्षा की दृष्टि से यह क्या किया गया था, यहाँ पे एक बैठक बुलाई गई थी तथा इस बैठक का नाम दिया गया था संयुक्त राष्ट्र। तो संयुक्त राष्ट्र सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नाम किसके द्वारा दिया गया था, तो ये थे आपके अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो 1942 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सबसे पहले इसका नामकरण किया गया। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ 1944 में। 1944 में एक दूसरी बैठक हुई, जगह थी आपकी कौन सी, डम्बर्ट हाउस। जगह कौन सी थी, डम्बर्ट हाउस, आपकी कहाँ की, अमेरिका की। अमेरिका के डम्बर्ट हाउस में आपकी ये दूसरी सी बैठक हुई। समय था आपका क्या सा, 1944 का। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य थे, इनकी दूसरी बैठक 1944 में हुई डम्बर्ट हाउस, वाशिंगटन डीसी में। इस संगठन में यह सुनिश्चित किया गया कि हमारा उद्देश्य केवल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों पर भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना चाहिए। तो 1944 में डम्बर्ट हाउस वाशिंगटन डीसी के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि हम सभी राष्ट्र एकजुट होकर विश्व में शांति, आर्थिक, सामाजिक रूप से स्थिरता बनाएंगे। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग जैसे महासभा और स्थायी सुरक्षा परिषद, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय जैसे मुद्दों पर भी निर्णय लिया गया। इसके बाद आपका जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अगला सम्मेलन होता है, यह जून 1945 के आसपास होता है। इस सम्मेलन में जो इन्होंने 1944 में निर्णय लिया था, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, और आपका सुरक्षा परिषद, सचिवालय, इन सभी को जून 1945 में जो सम्मेलन हुआ था, इसमें इन्होंने अंतिम रूप प्रदान किया। यानी इन सभी की स्थापना 1945 में होनी चाहिए। इस अधिनियम, इस सम्मेलन में इन्होंने इस चीज़ को क्या कर दिया, इस चीज़ को क्लियर कर दिया। अगर हम बात करें इसी सम्मेलन में, तो इस सम्मेलन में जो टोटल सदस्य बढ़ के हो गए, ये हो गए थे 51 सदस्य। तथा ये वाला जो आपका जून 1945 में जो सम्मेलन हुआ था, यह आपका कहाँ पे हुआ था, ये भी आपका फ्रांसिस्को में हुआ था, जो कि क्या है, अमेरिका का एक
शहर है। तो देखो इस बैठक में कितने सदस्य देश थे, 51 सदस्य देश थे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कितने लोगों ने इस पे हस्ताक्षर किए थे या इसको स्वीकृति प्रदान की थी, तो यहाँ पे की थी 50 सदस्यों ने। जबकि एक देश था आपका कौन सा, पोलैंड नाम का एक देश था। इस देश ने क्या किया था, बाद में अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। तो संस्थापक सदस्य की बात करें तो संस्थापक सदस्य आपके 51 होंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है कि 1945 के अधिनियम में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, तो 50 सदस्यों ने तुरंत हस्ताक्षर कर दिए थे तथा पोलैंड के प्रतिनिधियों ने इसमें बाद में हस्ताक्षर किए थे। अगर मैं भारत की तरफ से बात करूं तो इस सम्मेलन में भारत की तरफ से भी एक प्रतिनिधि ने भाग लिया था। उस प्रतिनिधि का नाम क्या है, उस प्रतिनिधि का नाम है आपका ए रामास्वामी मुदालियर। भारत की तरफ से भी इसमें प्रतिनिधित्व हुआ था और ये प्रतिनिधित्व किया था ए रामास्वामी मुदालियर ने। यानी मैं कह सकता हूँ कि भारत भी यूनाइटेड नेशन का स्थापना सदस्य रहा है। 1945 के इसी अधिवेशन में सभी सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षर कर देने के पश्चात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय को मान्यता दे दी गई तथा इनको जो लागू किया गया, देखो लागू किया गया था आपका 24 अक्टूबर 1945 को। तभी से 24 अक्टूबर को आपका क्या मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। तथा इसमें अगर सदस्य देशों की बात करें तो सदस्य देशों की संख्या है आपकी 193, जिसमें जो अंतिम देश है, अंतिम देश आपका कौन है, दक्षिणी सूडान। देखो जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है तो इसका प्रमुख काम होता है कि सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में आपके सदस्य देश होने चाहिए। तो इसमें सदस्य देश हो गए, हमने देखा वर्तमान में कितने हो गए हैं, 193 हैं। इसके अलावा जो संगठन होता है वो एक निश्चित उद्देश्य को लेकर होता है आपका संगठित। तो अब हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, शांति व सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा आर्थिक व सामाजिक विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करना व उनका सॉल्यूशन निकालना। तीसरा आपका सदस्य देशों में परस्पर सामंजस्य बनाए रखना। चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व अंतर्राष्ट्रीय विषयों में सदस्य देशों का पक्ष रखना और उनका सॉल्यूशन निकालना। पांचवा सदस्य देशों को दोबारा से विश्व युद्ध जैसी स्थिति से बचाना, विश्व युद्ध जैसी स्थिति से बचाना। यह सभी इसके प्रमुख उद्देश्य हो गए। इसके अलावा जिनके सदस्य देश हैं उनमें जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देश हैं उनको ऊपर बढ़ने का मौका देना, यह सभी प्रारंभिक उद्देश्य के रूप में आपके संयुक्त राष्ट्र संघ में आते हैं। अब हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग
इनमें पहला है आपका कौन सा, महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, चौथा आर्थिक व सामाजिक परिषद, पांचवा न्यायिकता परिषद और छठा है आपका क्या, सचिवालय। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल कितने अंग होते हैं आपके, 6 होते हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक व सामाजिक परिषद, न्यायिकता परिषद और सचिवालय। अब हम अपनी क्लास में इन सभी को थोड़ा सा डिटेल में जानने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं महासभा को। आपको अभी भी हमने बताया था कि वर्तमान में इसके सदस्य संख्या कितनी है आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ की, 193। तो महासभा क्या होती है, महासभा में आपके पूरे 193 देशों के सदस्य होते हैं। देखो सदस्य देश कितने हैं आपके, 193। तो 193 देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेते हैं। एक देश से 5 प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं इसमें। जब महासभा की बैठक होती है उसमें एक देश से 5 प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी मुद्दे पर वोटिंग होती है तो एक देश का केवल वोट कितना माना जाएगा, 1 माना जाएगा। तो आप देखिए एक ऐसी सभा, महासभा कैसी सभा है, एक ऐसी सभा है जिसमें 193 देशों के प्रतिनिधि एक साथ भाग लेते हैं, इसलिए इसे विश्व की क्या बोला जाता है, विश्व की लघु संसद भी बोला जाता है, विश्व की लघु संसद भी बोला जाता है। तो देखो महासभा में क्या किया जाता है, जितने भी आपके अंतर्राष्ट्रीय विषय होते हैं उन सभी विषयों का यहाँ पे डिटेल में चर्चा की जाती है। साथ ही आप महासभा को समझ सकते हैं संसद के रूप से, क्योंकि जितने भी आगे आने वाली हमारी जो संस्थाएं हैं या जो यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका अंग है वो सभी किन से चुन के जाता है, इसी महासभा से चुन के जाता है। अगर मैं इसके समय की बात करूं कि महासभा का आयोजन कब होता है, तो यह सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर तीसरे मंगलवार से शुरू होती है और दिसंबर के मध्य तक चलती है। दिसंबर के मध्य तक इसका समय काल चलता है, इसका आयोजन होता है। ठीक है। इसकी बैठक के प्रारंभ में इसके द्वारा एक अध्यक्ष तथा 21 उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है तथा इसकी 7 समितियां भी बनाई जाती हैं प्रारंभ में ही। अध्यक्ष का वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में 2020-21 के लिए जो इसके अध्यक्ष चुने गए हैं ये हैं आपके वोल्कर वोल्कर। ये कौन है आपके, वोल्कर वोल्कर हैं, जो कहाँ के हैं, तुर्की के हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको महासभा के बारे में। जो महासभा की पहली महिला अध्यक्षा थी, महिला अध्यक्ष, वो हमारे ही देश की थी। उनका नाम था विजया लक्ष्मी पंडित, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। ये महासभा की आपकी पहली महिला अध्यक्षा थी और ये कहाँ की थी आपकी, भारत की थी। इसके बाद देखते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे अंग, जिसका नाम है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद जैसे नाम से ही स्पष्ट है, सुरक्षा परिषद
इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? शांति और सुरक्षा बनाए रखना, शांति व सुरक्षा बनाए रखना। देखो भैया, सुरक्षा परिषद शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? संसार का पुलिसमैन बोला जाता है इसे, संसार का पुलिसमैन। क्योंकि सुरक्षा रखने का काम किसके द्वारा किया जाता है? पुलिस के द्वारा ही तो किया जाता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? संसार का पुलिसमैन कहा जाता है। अगर मैं इसमें सदस्यों की बात करूं तो इसमें भैया सदस्यों की संख्या होती है 15, जिसमें स्थायी सदस्य कितने होते हैं? स्थायी सदस्य होते हैं आपके 5 और अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं आपके 10। देखो भैया, स्थायी सदस्य कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है आपका रूस, दूसरा चीन, तीसरा अमेरिका, चौथा ब्रिटेन और पांचवा फ्रांस। ये आपके क्या हैं? स्थायी सदस्य हैं। तथा जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनका क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। और चुनाव किसके द्वारा, कहाँ से किया जाता है? महासभा इसका चुनाव करती है और महासभा में 2/3 बहुमत प्राप्त करना पड़ता है। यानी महासभा से 2/3 बहुमत से इन अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया जाता है और इनका चुनाव कितने समय के लिए किया जाता है? 2 साल के लिए किया जाता है। देखो यहाँ से एक और छोटा सा फैक्ट इसमें जोड़ देते हैं। देखो यहाँ पे स्थायी सदस्य आपके कितने हैं? 5 हैं। अगर मैं बात करूँ यूएनओ की भाषा की, इसमें टोटल कितनी भाषाएं हैं? तो भाषाओं की संख्या है 6। और इन्हें याद कैसे रखना है? आप देखेंगे रूस की भाषा क्या है आपकी? रूसी, चीन की चीनी, अमेरिका ब्रिटेन की इंग्लिश, फ्रांस की फ्रेंच, फ्रांस से हम क्या याद रख सकते हैं? फ्रेंच। तथा अरब देशों के लिए अलग से भाषा है अरबी। तथा एक और आपकी भाषा है, उसका नाम क्या है? और स्पेनिश। देखो ये मैंने एक ट्रिक बनाई थी कि स्थायी सदस्य आपके कौन से हैं? सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या है 5 तथा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा है 6। रूस की रूसी, चीन की चीनी, अमेरिका ब्रिटेन में इंग्लिश चलती है, फ्रांस से फ्रेंच, अरब देशों के लिए अरबी तथा स्पेनिश। ये इसकी क्या हैं? जो संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएँ हैं। देखो वापस आते हैं सुरक्षा परिषद में। सुरक्षा परिषद का काम शांति और सुरक्षा बनाए रखना, इसलिए इसे संसार का पुलिसमैन कहा जाता है। सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया जाता है महासभा से, इसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है तथा इनका जो कार्यकाल रहता है यह 2 वर्ष का रहता है। तो देखो ये काम कैसे करती है? तो देखो महासभा सुरक्षा परिषद द्वारा कोई भी निर्णय लेने के लिए 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों की अनुमति लेना अनिवार्य होता है और इन 9 सदस्यों में भी 5 स्थायी सदस्यों की स्वीकृति क्या मानी जाती है? अनिवार्य मानी जाती है। इन 5 स्थायी सदस्यों की अनुमति क्या मानी जाती है? आपकी अनिवार्य मानी जाती है। अगर इन 5 सदस्यों में से एक सदस्य भी इसमें निषेधात्मक मतदान कर देता है तो वह प्रस्ताव वहीं पे क्या हो जाता है? खारिज हो जाता है। तथा जिस प्रस्ताव में इन सभी 5 स्थायी सदस्यों की अनुमति या स्वीकृति होती है तो उसे माना जाता है महान संगठन की स्वीकृति। इसके अलावा अगर कोई स्थायी सदस्य देश ऐसा है कि वह ना तो इसके फेवर में मतदान करना चाहता है और ना ही इसे रोकना चाहता है तो वह उस दिन मतदान के समय अनुपस्थित रह सकता है। तो इस तरीके से भी इसमें जो व्यवस्थाएं हैं आपकी सुरक्षा परिषद में, इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। अगले अंग आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में। आर्थिक और सामाजिक परिषद।
आर्थिक और सामाजिक परिषद। देखो भैया, सबसे पहले तो यह क्या है, यह एक स्थायी परिषद है। जैसे हमारे भारत देश में राज्यसभा क्या है, एक स्थायी परिषद है, वैसे ही आर्थिक और सामाजिक परिषद भी क्या है, आपकी एक स्थायी परिषद है। इसमें सदस्यों की संख्या क्या है, इसमें सदस्यों की संख्या है कितना, 54, 54। तथा इनका चुनाव भी कहाँ से किया जाता है, इनका चुनाव किया जाता है महासभा से। इनका चुनाव कहाँ से किया जाता है, महासभा से। जैसे विश्व की लघु संसद बोला जाता है, क्योंकि इसमें 193 देशों के प्रतिनिधि इस सभा में भाग लेते हैं। ठीक है, तो सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 54 हो गई। स्थायी परिषद है, इसमें प्रतिवर्ष, देखो इसकी अगर मैं समय की बात करूं तो इसका समय होता है कितने सालों के लिए बनाई जाती है, 3 सालों के लिए। और इसमें प्रतिवर्ष क्या होते हैं, 1/3 सदस्य इसके क्या हो जाते हैं, पदमुक्त हो जाते हैं। मतलब 1/3 सदस्यों को प्रतिवर्ष इससे क्या कर दिया जाता है, इसके सदस्य क्या हो जाते हैं, पदमुक्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों को चुन लिया जाता है और यह क्रम लगातार जारी रहता है। इसलिए यह आपका क्या है, यह आपका स्थायी परिषद है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, सदस्य देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करना तथा इसमें कैसे सुधार किया जाए, इस संबंध में जो भी कार्य किए जाते हैं वह आपके आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अगला अंग, चौथा नंबर, यह है आपका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सबसे पहले तो इसकी स्थापना देखते हैं। इसकी स्थापना होती है 3 अप्रैल 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हैग, नीदरलैंड्स में। ठीक है, इसका अपना संविधान है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अपना संविधान है, जिसमें 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या, तो न्यायाधीशों की संख्या इसमें क्या होती है, 15 होती है। तथा जिनका कार्यकाल कितने समय का होता है, कार्यकाल होता है आपका 9 साल का। ठीक है, और इसमें भी क्या होते हैं, 1/3 का कॉन्सेप्ट लगता है इसमें भी। देखो, यानी 3 साल में 5 न्यायाधीश इसमें क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी जाती है। अगर मैं बात करूं भारत से, तो भारत से बहुत सारे न्यायाधीश इसमें अपनी सेवा दे चुके हैं। उनमें से प्रमुख की बात करूं जो अभी हाल ही में 2012 से गए थे, उनका नाम था क्या, जिनकी नियुक्ति हुई थी, इनका नाम है दलवीर सिंह। इसके अलावा जो अन्य हैं, इनमें BN राव हैं, BN राव और नागेंद्र सिंह। देखो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रमुख काम क्या होता है, जो भी आपकी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो मुद्दे होते हैं, जिनमें विभिन्न देशों के बीच क्या होता है, परस्पर विवाद चला रहता है, उन सभी विवादों का निपटारा कहाँ से किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा किया जाता है। इसलिए इसमें इसका अपना खुद का संविधान होता है, जिसमें 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद होते हैं। और इसमें भारत की तरफ से भी न्यायाधीश हैं, दलवीर सिंह यहाँ पे आपके न्यायाधीश रहे हैं 2012 से, 9 साल का इनका कार्यकाल रहा है। और इसके अलावा BN राव तथा नागेंद्र सिंह भी इसमें आपकी अपनी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
इसके बाद देखते हैं अगला है हमारा न्यासिता परिषद, ट्रस्टीशिप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रस्टीशिप। न्यासिता परिषद का मतलब क्या होता है कि यदि कोई सदस्य देश ऐसा है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है या सामाजिक रूप से कमज़ोर है, तो उसको एक ऐसी ट्रस्टी या ऐसी गार्जियन की आवश्यकता होती है जो उसको उसके विकास को आगे बढ़ा सके। तो न्यासिता परिषद इसी सिद्धांत पे काम करता है, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर। लेकिन जो एक आपका देश था पलाऊ की स्वतंत्रता के बाद आपका न्यासिता परिषद का क्या है, कामकाज लगभग क्या हो गया है, बंद ना के बराबर हो गया है, क्योंकि कोई भी देश ऐसा नहीं बचा है जो ट्रस्टीशिप के तरीके से उसको आवश्यकता हो ऊपर बढ़ने की। तो न्यासिता परिषद आपका लगभग खत्म हो चुका है। इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि न्यासिता परिषद का मतलब क्या होता है, यदि कोई सदस्य देश इस स्थिति में है कि वह अपना विकास खुद नहीं कर सकता, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में यह व्यवस्था दी गई है कि वहाँ पे न्यासिता परिषद के द्वारा उसको ऊपर उठाने का काम किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतिम अंग यानी सचिवालय। सचिवालय की कामकाज की बात करें तो यह क्या करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कामकाज का ब्यौरा देखता है। ठीक है, सचिवालय में क्या होते हैं, महासचिव होते हैं। वर्तमान में अगर मैं बात करूं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटारेज, और ये पुर्तगाल देश के हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, आपके संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दिन प्रतिदिन का काम होता है उसको मैनेज करने का काम करते हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ का देखो मेन हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क हो गया, इसके अलावा इसके सचिवालय के कुछ और हेडक्वार्टर भी होते हैं, जैसे आपका एक नैरोबी में है। ठीक है, इसके अलावा एक आपका जिनेवा में है, देखो एक वियना में भी है, एक जिनेवा में है। ठीक है, यहाँ पे इसके अन्य कार्यालय हैं। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस हैं, तथा सचिवालय का काम क्या होता है, दिन प्रतिदिन का काम करना, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में आता है। देखो इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे आपको अगर सदस्यता लेनी है संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो सदस्यता आप कैसे लेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता लेने के लिए आपको पहुंचना पड़ेगा कहाँ पे, सुरक्षा परिषद में। और सुरक्षा परिषद में आपको पता है सदस्यों की संख्या कितनी है, 15। और अगर आपको पॉजिटिव निर्णय चाहिए तो 15 में से कितने आपके साथ होने चाहिए, 9 आपके साथ होने चाहिए। और इन 9 में भी 5 स्थायी सदस्यों की अनुमति क्या है, अनिवार्य है। और स्थायी सदस्य आपके कौन कौन से हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, और आपका क्या है रूस। ये आपके क्या हैं, स्थायी सदस्य हैं, इनकी अनुमति अनिवार्य है। तो तभी आप क्या बन सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये 5 स्थायी सदस्य देश हैं, इनका यूएनओ पर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर आपको इनकी सदस्यता चाहिए तो इन 5 देशों की अनुमति अनिवार्य है, नहीं तो आप सदस्यता ही नहीं ले पाएंगे। देखो भैया अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट की। बजट कहाँ से आता है, तो यह क्या करता है, जितने भी अपने सदस्य देश होते हैं उन सभी सदस्य देशों को इसमें क्या करता है, अंशधारिता देता है। जो देश जितना ज़्यादा अंशधारी होता है उसका उतना ही ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, प्रभाव रहता है। अगर मैं वर्तमान की बात करूँ तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा यूएसए, अमेरिका सबसे ज़्यादा अंशधारता है, यह लगभग कितना है, 22% है। दूसरे नंबर पे आपका है वो जापान है, कितना है, 10.8% के आसपास। और तीसरे नंबर पे है जो आपका वो है चाइना, तो लगभग 5.28% के आसपास अंशधारता लगता है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत का इसमें अंशधारता है 0.67% और यह 25वें नंबर का अंशधारी देश है।
तो जितने सदस्य देश होते हैं सभी को अंशधारता के आधार पर यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे बजट में अपना सहयोग देना पड़ता है। प्रतीक चिन्ह व ध्वज। अगर मैं बात करूं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह या ध्वज की, तो इसमें क्या होता है, इसका नीले रंग का ध्वज होता है जिसमें सुनहरे रंग का आपका चिन्ह रहता है। अगर मैं चिन्ह की बात करूं तो चिन्ह में विश्व मानचित्र का क्या होता है, विश्व मानचित्र का इसमें एक प्रतिबिंब होता है या होता है जिसमें उत्तरी ध्रुव को केंद्र में स्थान दिया जाता है तथा इस विश्व मानचित्र के दोनों ओर जैतून की 2 पत्तियां होती हैं। जैतून की पत्तियां जहां शांति का संदेश देती हैं तथा यूनाइटेड नेशन का ये जो चिन्ह है यह शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का सहयोग का संकेत देता है।